कुछ ऐसा होता है ब्लैक बॉक्स। अब इस विमान में ब्लैक बॉक्स था। आखिरी क्षणों में पायलट क्या कह रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या कमांड दे रहा था, वो सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स से ही खुलकर सामने आएगा। विमान हादसे के बाद उसमें मौजूद ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। इसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन रंग चमकीला और नारंगी होता है। नारंगी रंग की वजह से इसे ढूंढने में मुश्किल नहीं आती। यह ऐसा डिवाइस है जो हर तरह के विमान में लगा होता है। अमूमन इस तरह के हादसों के बाद बहुत खास चीज होती है, वो होता है ब्लैक बॉक्स। आपको याद होगा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसका ब्लैक बॉक्स खोजा गया और आखिरकार वो ब्लैक बॉक्स मिल गया। कुछ ऐसा होता है ब्लैक बॉक्स। अब इस विमान में ब्लैक बॉक्स था। आखिरी क्षणों में पायलट क्या कह रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या कमांड दे रहा था, वो सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स से ही खुलकर सामने आएगा। तो देखिए जरा क्या है ब्लैक बॉक्स। विमान हादसे के बाद उसमें मौजूद ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। इसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन रंग चमकीला और नारंगी होता है। नारंगी रंग की वजह से इसे ढूंढने में मुश्किल नहीं आती। यह ऐसा डिवाइस है जो हर तरह के विमान में लगा होता है। एक ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, सीवीआर और एफडीआर। सीवीआर का मतलब है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह पायलट को पायलट के बीच जो बातचीत होती है उसे रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा अलार्म और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। दूसरा हिस्सा होता है एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और यह कॉकपिट के अलावा पूरे विमान का डेटा रिकॉर्ड करता है। इससे ऊंचाई, गति, दिशा और इंजन के बारे में पता चलता है। इन्हीं जानकारियों से पता चलता है कि हादसा आखिर कैसे हुआ। विमान के ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि भयानक हादसे में भी वो टूटने ना पाए और ठीक रहे। सुनिए जरा इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर आजकल डिजिटल होते हैं और उसमें लगातार हवाई जहाज की स्पीड, ऊंचाई, इंजन पैरामीटर्स और सबसे बड़ी बात की हवाई जहाज कहां पर था, किस स्थिति में था, रिकॉर्ड होता रहता है। जो रेस्क्यू टीम होती है उसका एक कर्तव्य यह भी होता है कि अगर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल जाता है तो उसे सही तरह से सेफली एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के मेंबर को सौंप देना। अब देखिए जरा अजित पवार के हादसे पर जांच हो रही है, लेकिन अजित पवार अपने पीछे एक बड़ी सियासत छोड़ गए। अजित पवार का एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है कि बहुत हाजिर जवाब थे। सुनिए जरा। पद की शपथ लेंगे। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ की है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब शपथ की बात हो रही थी, पूछा जा रहा था शिंदे से शपथ को लेकर, वो सीधे जवाब नहीं दे रहे थे, तो अजित पवार ने पीछे से कहा इनका पता नहीं, मैं तो शपथ लेने जा रहा हूं। और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ की है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। तो अजित पवार ने कहा मैं तो शपथ लेने वाला हूं। अब आपको बारामती लिए चलता हूं। यह अजित पवार का लोगों के साथ एक संबंध और रिश्ता दर्शाता है कि पूरा बारामती देखिए जरा वहां पहुंच गया है। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। परिवार के लोगों का उनके लिए एक भावुक क्षण है। अजित पवार बहुत लोगों से कनेक्ट करने वाले, लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़कर रहने वाले नेता थे, और ये भीड़ खुद बता रही है। और अजित पवार के बारे में कुछ खास बात आपको बताऊं। जो अजित पवार पूरे महाराष्ट्र में दादा के नाम से मशहूर रहे, वो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। अजित पवार ने बीकॉम में दाखिला लिया और पढ़ाई भी की, लेकिन एक सेमेस्टर बाकी रहने के चलते उन्हें डिग्री नहीं मिल पाई। पढ़ाई भले अधूरी रही, लेकिन राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6 बार डिप्टी सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया। सीएम पृथ्वीराज चौहान हो, फडणवीस हो, उद्धव हो या शिंदे डिप्टी सीएम, वो हो शिंदे हो, डिप्टी सीएम अजित पवार ही रहे। किसी और पार्टी का कोई नेता ऐसा तालमेल कभी नहीं बिठा पाया। राजनीति के गुर उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से सीखे। कुछ समय तक शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे।
1982 में एक शुगर फैक्ट्री बोर्ड में शामिल होकर सियासत में आए। अजित पवार पहली बार 1991 में बारामती से सांसद बने, लेकिन बाद में चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। 1995 में बारामती से पहली बार विधायक बने और फिर 7 बार यहीं से विधायक चुने गए। लेकिन 2023 में चाचा की पार्टी एनसीपी तोड़ी, 30 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए और एनसीपी और इसके चुनाव चिन्ह पर दावेदारी ठोक दी। 2024 में उन्हें एनसीपी नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह मिल गया। शरद पवार की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बदल गया। 2024 में पत्नी सुनेत्रा को बहन सुप्रिया के खिलाफ लड़वाया, लेकिन सियासी मतभेद को परिवार पर हावी नहीं होने दिया। पूरा परिवार, पवार परिवार हर साल दिवाली एक साथ मनाता था। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे इस घटना की किसी ने भी राजनीति करना ये उचित नहीं है। महाराष्ट्र ने एक कुशल नेतृत्व को खोया है। मराठा होने के नाते एक कुशल मराठा सैनिक आज हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें शांति, उनकी आत्मा को जरूर मिले। अजीत पवार जी का जाना और इतनी खराब दुर्घटना के साथ बहुत बड़ा नुकसान है ये महाराष्ट्र की राजनीति का भी और देश की राजनीति का भी। तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। अपने नेता का बचाव करने के लिए और अपने नेता का बचाव करने के लिए वो खड़े रहकर जो जवाब एक्सपेक्टेड होता था तो वो जवाब वो खुद देते थे। तो कुछ ऐसे गुण थे कि जो आज उनकी कमी महसूस तो यकीनन से महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश के अंदर होगी। जो बात अपने मुंह से निकाली वो बात वो अंतिम तक कायम रखते थे। ऐसे एक अजीत दादा न होने के कारण मेरी व्यक्तिगत महाराष्ट्र की बहुत हानि हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुखद घटना झेलने का एक साहस दीजिए। अब सवाल ये कि चाचा से अलग हुए अजित पवार, अब उनकी सियासत कौन संभालेगा? परिवार में बहुत से लोग हैं जो सियासत से जुड़े हैं। कि रोहित पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहित अपने आंसू रोक नहीं सके। अब देखिए जरा, अब आखिर एनसीपी किसकी होगी? ये अजित पवार के निधन के बाद सवाल है अब आगे क्या होगा। क्या एनसीपी का अस्तित्व बना रहेगा या फिर परिवार एक हो जाएगा? अगर एनसीपी का वजूद बना रहता है तो कमान अब किसके हाथों में होगी? एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए पहला नाम पत्नी सुनेत्रा पवार का है, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। 2024 चुनाव में हार के बाद वो सक्रिय राजनीति से कतराती भी हैं। अजित पवार के 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। बड़े बेटे पार्थ पवार पार्टी संगठन की जिम्मेदारी देख रहे हैं। उनकी रुचि भी पिता की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन पार्थ पवार कानूनी मुश्किलों में घिरे हैं। साथ ही एमएलए उन्हें कितना महत्व देंगे इस पर भी असमंजस है। ऐसे में जय पवार की दावेदारी मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर कमान परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलती है तो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेताओं का अनुभव काम आएगा। कयास यह भी है कि चाचा और भतीजे की पार्टी एक हो जाएगी, लेकिन तब पेच फंसेगा महायुति और महाअघाड़ी के बीच कि किसके साथ जाना है, क्योंकि ये पक्ष महायुति के साथ और ये पक्ष महाअघाड़ी के साथ। लेकिन जो लोग साजिश की बात कर रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, आज खुद चाचा शरद पवार ने इस पर विराम लगाया कि कोई साजिश नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसमें कोई राजनीति या साजिश नहीं है। तकनीकी जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें और बेवजह के कयास ना लगाएं। इस त्रासदी का सम्मान किया जाना चाहिए।